सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त नाबाद हो गए। कुंजन सिंह हैं, बहुत अच्छे। मनजीत यादव हैं, संजय गंगवार हैं, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरीदारी के, और पहले से ही देरीदारी में है हम थोड़ी सी, तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। कल मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी, ग्रहों के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया था भैया उपसौर अपसौर क्या होता है, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, ये सारी चीजें कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा इक्लिप्स यानी कि ग्रहण के बारे में बताऊंगा। ग्रहण क्या होता है, अगर आप युति व्युति और सिजगी को समझ गए तो आप ग्रहण बड़े प्यार से समझ जाएंगे। और हमें थोड़ी सी चीज ग्रहण के बारे में जाननी है। भानु भाई इसमें जरा थोड़ा सा जल देना। चलो भाई जल्दी से एक बार जुड़ेंगे। एक तो गुड नाइट कर रहे हैं, गुड नाइट बेटा, मौके देख रहे हैं बहुत तगड़े वाले लगेंगे। चलो भाई मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त आपसे, ग्रहण का मतलब होता है, ग्रहण वो चीज होती है जो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। मान लो ग्रहण के समय क्या होगा बेटा, दिखाई नहीं देगा। कौन दिखाई नहीं देगा ग्रहण के समय, तो याद रखिएगा ग्रहण के समय जिस पर ग्रहण लगता है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना भाई। ये एक छोटी सी चीज है, इससे आपको याद हो जाएगा। जिस पर ग्रहण लगता है, जिस पर ग्रहण लगता है वह दिखाई नहीं देता, वह दिखाई नहीं देता। यानी कि आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, अचानक से आपके पिताजी आपको मिल जाएं, आप बेटा 9-2-11 हो जाओगे, यानी कि आप पर ग्रहण लग गया है। पिताजी आ गए, पिताजी, ठीक है ना। तो किसी ना किसी के आने की वजह से ग्रहण लगता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मित्र के साथ जा रहे हो और उसके पापा आ जाएं, वो 9-2-11 हो जाएगी, मतलब उस पर ग्रहण लग जाएगा। तो जिस पे भी ग्रहण लगता है वो दिखना बंद हो जाता है। ये छोटी सी बात आपको समझनी है। ग्रहण में एक तो होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। तो थोड़ी सी चीज यहां हम जानेंगे दोनों के बारे में। एक होता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण इसे कहते हैं बच्चे सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। यानी कि बेटा सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो सूरज दिखाई देना बंद हो जाएगा। और सूरज दिखाई देना कैसे बंद होगा, ध्यान से समझना है। वो हल्की सी चीज, बस छोटी सी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो यहां देखोगे आप, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूरज है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझनी होंगी। ये आपके सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता, ठीक है ना, सूरज मामा। इधर अगर मैं बात करूं आपसे तो बीच में आ गए आपके चंदा मामा, ये है चंदा मामा, ठीक है ना, चंदा मामा। और इधर है आपकी पृथ्वी देवी। तो ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है। तीनों मैंने यहां बना दिए, आपको देख रहे होंगे। तो ये सन है, ये मून है आपका, और ये अर्थ है आपकी, ठीक है ना भाई। अब होता क्या है बच्चे इस समय कि यहां से सूर्य का प्रकाश पड़ता है किस पर, चंद्रमा के ऊपर। सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा की छाया पड़ती है बेटा किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ठीक है ना। चंद्रमा की छाया कहां पड़ती है बच्चे, पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया है। तो यहां से अगर आप देखोगे कोई पृथ्वी पर अगर यहां खड़ा है, इस क्षेत्र में खड़ा है पृथ्वी पर कोई व्यक्ति, तो यहां से देखने पर हमें सूरज दिखना बंद हो जाएगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहां इस भाग पर पृथ्वी के यानी कि चंद्रमा की छाया पड़ रही है, क्योंकि चंद्रमा बेटा बीच में आ गया है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, युति की घटना, युति, ठीक है ना, याद होगा ना, युति की कंडीशन। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब युति की घटना होती है, युति। कल मैंने युति व्युति बताई। युति कब होता है बेटा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंदा मामा हो, तो ये युति की कंडीशन होती है। और युति की घटना को ही क्या कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है, अमावस्या। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या को होगा, युति की कंडीशन में होगा। और बेटा सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, दिन में होता है, दिन के समय, दिन में,
ठीक है ना, हमेशा दिन में सूर्य ग्रहण लगता है, रात में नहीं लगेगा। बात क्लियर हो रही है जो भी मैं आपको बता रहा हूं? मोहित कुमार कह रहे हैं गुरुजी गर्भवती महिलाएं ग्रहण में बाहर क्यों नहीं निकलती हैं? बेटा ये पुरानी समय से एक, हालांकि ऐसी कोई विशेष वजह तो इसकी है नहीं, लेकिन कुछ बताते हैं कि उस समय जो कुछ विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं सूर्य से, तो ऐसी कहावत है। हालांकि इसका कोई विशेष प्रभाव मैंने ऐसा साइंटिफिक पढ़ा नहीं है कि कोई विशेष प्रभाव पड़ता है, लेकिन लोग मानते हैं, अवधारणा है। अब कहते हैं कि बृहस्पति में कपड़े नहीं धोने चाहिए, शनिवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, तो एक अवधारणा चली आ रही है हमारी, तो ये आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो सूर्य ग्रहण कब होता है बेटा? सूर्य ग्रहण युति की कंडीशन में होता है। युति की कंडीशन कैसे बनती है? तो युति की कंडीशन बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। तो ये लिख लेना, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाते हैं? चंदा मामा। पृथ्वी के बीच में चंदा मामा आ जाए, चंद्रमा आ जाए, ठीक है ना। तो ये युति की कंडीशन होती है, जब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना भाई, बात क्लियर आ रही है। चंद्रमा आ जाए तो चंदा मामा आ गए हैं, जिसके कारण आपका सूर्य ग्रहण हुआ है। तो इसमें चंद्रमा की छाया पड़ती है बेटा पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी से देखने पर हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। ये आपका सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। तो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, अमावस्या को क्या बोलते हैं बच्चे? अमावस्या को बोलते हैं न्यू मून। न्यू मून को ऐसा होता है, न्यू मून को ऐसा होता है। तो बात क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चे, दूसरा आपका है लूनर इक्लिप्स, ठीक है ना भाई। लूनर इक्लिप्स किसे कहते हैं? चंद्र ग्रहण को कहते हैं। चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा बेटा तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा के ऊपर लगने वाला ग्रहण। अब देखो यहां थोड़ी सी चीज समझनी है आपको। चंद्रमा पर जो ग्रहण लगता है वो कब लगता है? तो बच्चे ध्यान रखिएगा, वियुति की कंडीशन होती है। वियुति, वियुति की घटना, वियुति की घटना होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? रात के समय। चंद्र ग्रहण कब होता है? रात के समय होता है, रात्रि को होता है, ध्यान रखिएगा। कब होता है बच्चे? रात के समय चंद्र ग्रहण होता है। चलो भगवान पर औखा पड़ती है बेटा। ये औखा वोखा के बारे में तुझे मुझे कम जानकारी है, आपके यहां पड़ती होगी, हमारे यहां औखा वोखा नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रही है? अब यहां देखेंगे आप तो यहां है आपके ये सूर्य देवता, यहां है बीच में पृथ्वी देवी, पृथ्वी, और उधर आ गए आपके चंदा मामा, यहां है मून, चंदा मामा। तो ये कंडीशन बनती है बच्चे जब आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अब क्या होगा? देखो सूर्य का प्रकाश यहां भी जाएगा। सूर्य है, ये सन है, ये आपकी अर्थ है, और ये आपका बच्चे मून है, चंदा मामा है। सूर्य का प्रकाश, सन का लाइट जा रहा है, और बच्चे किस पे पड़ रहा है? अर्थ पे पड़ रहा है। और अर्थ की छाया बन रही है बच्चे किस पर? चंद्रमा पर। पृथ्वी की छाया कहां बनेगी? चंद्रमा के ऊपर बनेगी। तो चंद्रमा का वो हिस्सा जो जहां पर पृथ्वी की छाया पड़ रही है वो दिखना बंद हो जाएगा पृथ्वी के इधर से देखने पर। इस साइड से देखोगे चंदा मामा नहीं दिखाई देंगे। अब अगर चंदा मामा नहीं दिख रहे हैं, आप सीधा सीधा बना लेना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे लिए, ठीक है ना भाई। ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो रही है क्या? स्क्रीन पे थोड़ा दिख रहा है, शायद बच्चा एक कह रहा है ब्राइटनेस के लिए, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं बच्चे, वियुति की कंडीशन कब बनती है? जब चंद्रमा इधर होगा तो पूर्णिमा होगी। मैंने आपको बताया था ना, वियुति की कंडीशन कब बनती है? जब चंद्रमा किधर हो? साइड में हो, पृथ्वी बीच में हो। तो वियुति की घटना कब होती है? पूर्णिमा को। पूर्णिमा को। तो हमेशा जो लूनर इक्लिप्स होता है वो पूर्णिमा यानी कि फुल मून के समय होता है। फुल मून के समय होता है आपका कौन सा ग्रहण बच्चे? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में वियुति की जब कंडीशन बनती है तो बीच में कौन होता है? तो भैया ध्यान रखिए, चंद्र ग्रहण के समय क्या होगा? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच
सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से, पृथ्वी के आने से, आने पर चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो लूनर इक्लिप्स कब होता है बेटा? जब आपका सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, तो अर्थ की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना भाई? एक कह रहे हैं रात को सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कैसे? अरे भैया एक बात बताओ, पृथ्वी पर एक हिस्से पर तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही है। अब बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, सूर्य का प्रकाश जा रहा है इस दिशा में, ठीक है ना, बीच में पृथ्वी आ गई, तो पृथ्वी की छाया तो पड़ेगी ना यहां। ऐसा थोड़ी ना 24 घंटे सूर्य निकला रहता है पृथ्वी पर। सूर्य जिस दिशा में होता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा ना, जो सूर्य के सामने आधा हिस्सा पृथ्वी का, उस पे तो हमेशा दिन होगा बेटा। और जो ये पार्ट 24 घंटे बाद यानी कि 12 घंटे बाद घूम के इधर आ जाएगा, तो फिर इधर दिन हो जाएगा। तो यहां पृथ्वी की छाया पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्ट, और इतनी चीजें ही आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? अर्थ का ग्रहण नहीं होता है सर, बेटा तुम करा सकते हो अर्थ का भी ग्रहण, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। एक पॉइंट और लिख लेना है, एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना है, नोट करके लिख लेना है कि एक साल में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। अब थोड़ी सी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, ज्वार और भाटा, ज्वार एवं भाटा, ज्वार एवं भाटा, ज्वार एवं भाटा, इन्हें कहा जाता है बच्चे टाइड एंड इब, टाइड एंड इब, ज्वार और भाटा। देखो भाई होता क्या है, ज्वार भाटा के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज आप महसूस करोगे कि ज्वार भाटा जैसी कोई चीज होती है। देखो ये समुद्र है, समुद्र, यहां समुद्र का सामान्य स्तर है, ये समुद्र है, ठीक है ना। समुद्र के स्थल का, समुद्र के पानी का सतह से ऊपर उठना और एक बार समुद्र के पानी का नीचे चले जाना, ये दोनों कंडीशन ही ज्वार भाटा कहलाती है। ठीक है ना भाई, ये आपके समुद्र का सामान्य स्तर है, समुद्र का जल होता है, आप सभी जानते हैं। तो समुद्र के पानी का ऊपर उठना, यानी कि समुद्र के पानी का ऊपर उठ जाना, सामान्य से कुछ ऊंचा चले जाना, तो भैया उसे तो कहते हैं टाइड, यानी कि ज्वार। टाइड का मतलब होता है समुद्र के पानी का ऊपर उठना। टाइड को हम बच्चे ज्वार के नाम से भी जानते हैं। टाइड को क्या बोलते हैं? टाइड को हम ज्वार कहते हैं। तो ज्वार का मतलब है समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना, समुद्र के पानी का ऊपर उठना, समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना, ऊपर उठना क्या कहलाता है बच्चे? टाइड कहलाता है। और दूसरा होता है समुद्र का पानी सामान्य से अगर नीचे चला जाए, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे? उसे भाटा कहते हैं, इब कहते हैं। इब मतलब भाटा, भाटा का मतलब होता है समुद्र के स्तर का, समुद्र के स्तर का नीचे जाना। ठीक है ना भाई, नीचे जाना, नीचे चला गया है पानी समुद्र के स्तर से, उसे बच्चे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। जब जब पूर्णिमा होगी गुरुजी तब तब ग्रहण लगेगा, विकास कह रहे हैं। देखो भाई एक छोटी सी चीज समझनी है, हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता है। उसका कारण है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो एंगल होता है ना, एंगल बीच में आने का, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को ग्रहण नहीं होता है। सिर्फ अभी इतनी चीज समझ लो। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि देखो चीजों को थोड़ा समझोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास समय कम है बेटा। अब देखो आज की क्लास लगा लो और इससे अलग 2 क्लास और हैं, तो अब बच्चे बातचीत मत करो,
ठीक है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे समझो। तो ज्वार भाटा क्या होते हैं? टाइड मतलब बच्चे समुद्र का पानी ऊपर उठ जाना, और इब का मतलब होता है, भाटे का मतलब होता है समुद्र के पानी का नीचे चले जाना। बात क्लियर है? तो समुद्र का जल नीचे चला गया है, जो समुद्र का पानी है वो थोड़ा नीचे बैठ गया है, यही ज्वार भाटा है आपका। ठीक है ना? अब ज्वार भाटा आने के कारण जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या कारण है, ज्वार भाटा क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है ज्वार भाटा आने का कारण, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं, कारण क्या है? तो सूर्य एवं चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स। तो पहला कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, पृथ्वी के ऊपर लगता है। सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल का मतलब है बेटा ग्रेविटेशन फोर्स। और दूसरा कारण होता है बच्चे जिसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। इन दो कारणों के कारण ज्वार भाटा आते हैं। अपकेंद्रीय बल को कहते हैं बच्चे सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब दोनों को थोड़ा सा समझना है हल्का सा आपको, जिससे कि आपको पता चल सके। देखो सूर्य और चंद्रमा के पास ग्रेविटी है, ठीक है ना। जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है वो कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा लगता है, आपको ये बात याद रखनी है थोड़ी सी। और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूर है। दूसरी चीज अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ये तो हो गया आपका बच्चे ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है, तो पृथ्वी के पानी को सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटी अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेती है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा है अपकेंद्रीय बल। आपने कभी अपने हाथ में ऐसे करके, घर पे आपका कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो तो अपने हाथ में ऐसे करके ईंट को उठाया होगा, या कोई भी सामान उठाया हो अपने हाथ में, तो आपने देखा होगा ना, जब आगे आप वजन उठाते हो तो आपकी कमर थोड़ा पीछे झुक जाती है, इस तरीके से। यानी कि जितना आगे आप बल लगा रहे हो अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए, आपकी कमर भी उतना पीछे जा रही है। यानी कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे बेटा तो आप नीचे की तरफ मुड़ जाओगे, गिर पड़ोगे एक साइड में, ठीक है ना। अगर आपने ज्यादा वजन उठा लिया है तो आपको थोड़ा सा अपनी कमर को पीछे झुकाना पड़ेगा खुद को बैलेंस करने के लिए। यही बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जब पृथ्वी की एक साइड में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है तो दूसरी साइड में पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक बल लगाती है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अपकेंद्रीय मतलब विपरीत दिशा में लगाए जाने वाला बल, खुद को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? अब देखो आगे समझो थोड़ी सी बात जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, जो आपका स्प्रिंग टाइड होता है उसे बोलते हैं उच्च ज्वार, या हाई टाइड भी बोलते हैं इसे। स्प्रिंग टाइड बड़े वाले ज्वार जो आते हैं, ज्वार का मतलब जब पानी ज्यादा ऊपर उठ जाए। एक होते हैं आपके स्प्रिंग टाइड, ठीक है ना भाई। इन्हें उच्च ज्वार कहा जाता है, उच्च ज्वार। उच्च ज्वार यानी कि ज्वार मतलब बेटा पानी का ऊपर उठना, उच्च ज्वार, ठीक है ना भाई। तो उच्च ज्वार कब आते हैं? उच्च ज्वार में होता क्या है? उच्च ज्वार जब आते हैं, स्प्रिंग टाइड जब आते हैं, तो ये सामान्य से 20% अधिक ज्यादा पानी ऊपर उठता है, ठीक है ना भाई। तो पानी 20% ज्यादा अधिक ऊपर चला जाता है। जल का स्तर 20 मीटर तक, 20% तक, सॉरी मीटर तक नहीं, 20% तक ज्यादा ऊपर उठ जाता है पानी, जब आपके स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार आते हैं, बड़े वाले ज्वार। उच्च ज्वार कब आते हैं? तो उच्च ज्वार की एक ही कंडीशन होती है कि जब सिजगी की अवस्था होती है तो उच्च ज्वार आते हैं, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है कब आते हैं उच्च ज्वार बच्चे? सिजगी की कंडीशन में। सिजगी मैं आपको बता चुका हूं कि सिजगी की घटना कब घटित होती है। सिजगी का मतलब क्या है? सिजगी की जब भी सिचुएशन बनेगी, सिजगी की स्थिति में ही आपके हाई टाइड या फिर स्प्रिंग टाइड आते हैं, सिजगी की स्थिति में आते हैं। सिजगी मतलब जब तीनों एक सीध में हो तो बेटा उच्च ज्वार आएंगे ही आएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा, जब बच्चे ऊंचा ऊंचा ज्वार आ रहा है, ज्यादा पानी ऊपर उठ रहा है, ये कब आएगा? जब सिजगी की कंडीशन बनेगी। और आपको मैंने बताया था सिजगी की कंडीशन क्या होती है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी में हों।
और सिजगी की कंडीशन के अंदर दो कंडीशन बनती हैं, एक युति की कंडीशन बनती है, युति की, और एक बनती है बच्चे वियुति की कंडीशन। वियुति, युति और वियुति, इन दो स्थितियों में ही यानी कि आपके ये दोनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं। युति की घटना कब घटित होती है तो आप सभी जानते हैं, युति की घटना घटित होती है अमावस्या को, अमावस्या को, अमावस्या को। और वियुति कब होती है बच्चे? पूर्णिमा को, पूर्णिमा को, पूर्णिमा को घटित होती है वियुति की कंडीशन, पूर्णिमा। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है और समझनी है। अब देखो हाई टाइड कब आएंगे? जब दोनों पानी को खींचे, जब दो आदमी जोर लगाएं तो पानी ज्यादा खींचेगा। ये देखो आपका सूर्य है, ये आपका बच्चे चंदा मामा है, और ये आपकी मान लो पृथ्वी है, ठीक है ना भाई। और मैंने आपको बताया था ये आपके मून देवता हैं, चंदा मामा हैं, ये आपके सूर्य देवता हैं, ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है। अर्थ के चारों ओर पानी पानी है, आप सभी जानते हैं। अर्थ के चारों तरफ पानी पानी है, आप सभी ये बात जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली कंडीशन जब चंदा मामा बीच में हो तो अमावस्या होती है, आपको बताया है। और इस घटना को युति की घटना कहते हैं बेटा, युति की कंडीशन। तो बच्चे यहां क्या है देखो, एक तो सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, यानी कि सूर्य पानी को इधर खींच रहा है, साथ के साथ चंदा मामा भी इधर कोई जोर लगा रहे हैं, दो आदमी पानी को एक ही दिशा में खींच रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? यानी कि सूर्य और चंद्रमा पानी को एक ही दिशा में खींच रहे हैं। ये कंडीशन कौन सी है? ये युति की घटना है, युति की। और युति की घटना कब होती है? अमावस्या को होती है। 10 बार बता दिया है, युति की घटना अमावस्या को कहते हैं बच्चे। अमावस्या की कंडीशन होती है, दोनों जोर लगा रहे हैं एक ही दिशा में, सूर्य भी लगा रहा है, चंदा मामा भी लगा रहा है। तो पानी बेटा ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, पानी 20% तक ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, यानी कि यहां का पानी ज्यादा ऊपर उठ जाता है यहां पे। और बच्चे पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने के लिए पीछे से भी अपकेंद्रीय बल के कारण भी पानी को ऊपर उठा देती है। तो यहां दोनों स्थानों पर एक ही समय पर बच्चे दो स्थानों पर क्या आते हैं? टाइड आते हैं। ये कैसे टाइड हैं? ये स्प्रिंग टाइड है। स्प्रिंग टाइड मतलब उच्च ज्वार है। स्प्रिंग टाइड क्यों आया? क्योंकि बच्चे दोनों एक ही दिशा में ज्यादा जोर से पानी को खींच रहे हैं। बात क्लियर है? यहां तक सभी बच्चे बताएंगे कि हाई टाइड समझ में आया है। हाई टाइड को स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। स्प्रिंग टाइड कब आएंगे? जब सिजगी की कंडीशन बनेगी, जब दोनों मिलके एक साथ जोर लगाएंगे दोनों दिशाओं में, तो इसे बच्चे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड एक तो आएगा बच्चे युति की कंडीशन में, एक आएगा वियुति की कंडीशन में। युति की स्थिति में दोनों मिलकर एक ही दिशा में पानी को खींचते हैं, तो जितना पानी आगे को खींचेगा पृथ्वी इतना जोर पीछे को लगाएगी, और बेटा ये कंडीशन बन जाती है युति की। ठीक है ना भाई? समझ में आ रहा है ना? देखो समझना पड़ेगा बेटा। अब आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बात नहीं बनेगी। तो यहां तक बात समझ में आ गया। ये फिनोमिना आप समझ गए कैसे बनते हैं चीजें। आगे बात समझनी है। एक दूसरी कंडीशन होती है वियुति की घटना। वियुति में भी हाई टाइड आते हैं, वो भी समझ लो। यहां आपके सूर्य देवता हैं, यहां पृथ्वी देवी आ गई बीच में, ठीक है ना। और इधर आपके चंदा मामा है, मून है। तो ये है बच्चे आपकी वियुति की घटना। सन, अर्थ और मून। सन, अर्थ और मून। चंदा मामा उधर पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगी। अब क्या है बच्चे, यहां पृथ्वी के चारों तरफ पानी है, मैंने आपको बताया। अब एक साइड से जोर लगाएगा सूर्य। सूर्य पानी को अपनी ओर खींच रहा है। एक साइड से जोर लगा रहा है चंदा मामा। दोनों पानी को अपनी तरफ खींचेंगे, दोनों साइड का पानी ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। ये कंडीशन कौन सी होगी? ये वियुति की घटना होगी। तो इधर का पानी भी ऊपर उठ गया और इधर का भी पानी ऊपर उठ गया। ये वाली कंडीशन क्या है बच्चे? ये वाली कंडीशन को कहा जाता है बच्चे वियुति की घटना। वियुति। तो वियुति के समय भी क्या आएगा?
व्युति के समय, व्युति की घटना कब होती है? पूर्णिमा को होती है, फुल मून का टाइम है, पूर्णिमा का समय है। पूर्णिमा को भी आपके कौन से वाले टाइड देखने को मिलते हैं? स्प्रिंग टाइड आता है। स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब ऊंचा वाला ज्वार, स्प्रिंग टाइड। एग्जाम में पूछेगा स्प्रिंग टाइड कब आते हैं, तो बेटा जब युति और व्युति की घटना हो, पूर्णिमा और अमावस्या को। ठीक है ना भाई? साधारण ज्वार में बेटा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पानी अलग अलग ऊंचा उठना है। सबसे ऊंचे ज्वार भाटे भारत के अंदर जो आते हैं वो फंडी की खाड़ी में आते हैं, जो आपका यूएसए के बगल में है, कनाडा यूएसए के अंदर पड़ती है फंडी की खाड़ी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा लास्ट में। लेकिन यहां आपने समझा युति और व्युति की कंडीशन में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, स्प्रिंग टाइड आता है। कारण क्या है? दोनों लोग मिलके पानी को खींचते हैं और एक ही दिशा में खींचा जाता है, इसलिए आता है। बात क्लियर है बच्चे? चलो बहुत अच्छे, यहां तक आपने समझे होगे। और एक होता है बच्चे नैपटाइड। नैपटाइड बोलते हैं लघु ज्वार, नैपटाइड। नैपटाइड को कहा जाता है बेटा लघु ज्वार। लघु ज्वार, लघु का मतलब बच्चे छोटा वाला ज्वार, ठीक है ना, जब पानी कम ऊपर उठे। ठीक है ना भाई? तो ये जो नैपटाइड जब आता है, जब नैपटाइड आएगा तो जल स्तर, जल स्तर, पानी का जो स्तर है, वाटर का जो लेवल है, वो 20% कम होगा। कम 20% सामान्य से कम होगा। 20% ज्यादा कब होगा? स्प्रिंग टाइड के समय। ठीक है ना भाई? अब आप कहोगे कि नैप टाइड कब आता है बेटा? तो नैप टाइड जो आता है वो तब आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा, सन और मून, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, 90 के कोण पर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है ना भाई? तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी पर 90 डिग्री के कोण पर आ जाएं, तो बच्चे कैसे टाइड आएंगे आपके? फिर आपके नैप टाइड आते हैं, लघु ज्वार आते हैं। अभी समझाए दे रहा हूं दोनों कंडीशन क्या बनती हैं वो, यानी कि नैप टाइड कब आता है, यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो ये है आपके सूर्य देवता, ये है सूर्य, इधर है आपकी पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अब आपको एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो 365 दिन में करती है, ये बात आप जानते हो। ये सन है आपके, ये अर्थ है। लेकिन बच्चे पृथ्वी के चारों ओर हमारी के एक चीज और घूम रही है, जिसे आप कहते हो चंदा मामा। चंदा मामा लगभग हमारा एक महीने में 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आप सभी ये बात जानते हो बेहतर तरीके से। तो चंदा मामा बच्चे, एक कंडीशन ये है कि चंदा मामा एक बार तो यहां होंगे, यहां होंगे चंदा मामा, यहां। और एक कंडीशन ये है कि चंदा मामा यहां होंगे। ठीक है ना? एक कंडीशन यह है कि चंदा मामा यहां होंगे, एक कंडीशन यह है कि चंदा मामा यहां होंगे। चंदा मामा को एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगता है? 27 दिन का। यानी कि मैं कहूं कि आपसे कि यहां से यहां पहुंचने में 15 दिन और फिर यहां से यहां आने में फिर 15 दिन, यानी कि यह पूरा प्रोसेस लगभग एक महीने का है। और आपने देखा होगा कि एक महीने में ही पूर्णिमा आती है, एक महीने में ही अमावस्या आती हो, फिर आपने एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी ये सब सुने होंगे। ठीक है ना? जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा। जुकाम हो गया है? हाँ बेटा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो करो एडजस्ट चीजों को थोड़ा सा। तो यहां जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो समझने की थोड़ी सी कोशिश करोगे तो चंदा मामा की दो स्थिति तो हमने देख ली। चंदा मामा जब यहां हो या फिर यहां हो। देखो यहां हो तो पूर्णिमा है,
यहां हो तो अमावस्या है, यहां और यहां होंगे तो बेटा फिर क्या आएगा, स्प्रिंग टाइड आता है, बड़ा वाला टाइड। लेकिन स्प्रिंग टाइड तो बेटा हमने पढ़ लिया है, ये दोनों कंडीशन पढ़ ली हैं। अब दो कंडीशन और बची। जब बच्चे अब देखो ये जो दो कंडीशन बनती हैं आपकी, ये वाली, इधर क्या होगा, सूर्य अपनी तरफ पानी को खींचेगा और बेटा चंदा मामा, मून इधर है, चंदा मामा अपनी तरफ पानी को खींचेंगे, यानी कि दोनों अलग अलग दिशाओं में। ये एंगल कितने का बन रहा है, ये वाला एंगल 90 का एंगल बन रहा है। अभी बताया तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हो पृथ्वी के साथ, तो बच्चे नेप टाइड आता है, पानी ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। और इधर से आपके यहां चंदा मामा है, ये भी खींच रहे हैं। अब ये मत कहना कि चंदा मामा गुरुजी दो थोड़ी हैं, चंदा मामा तो एक हैं। मैंने दो कंडीशन बताई है कि 15 दिन बाद चंदा मामा यहां से वहां पहुंच जाएंगे और फिर 15 दिन बाद चंदा मामा यहां से यहां आ जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? तो दो कंडीशन बनाइए। यहां भी देखोगे ये वाला एंगल कितने का बन रहा है, ये भी 90 का एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है बच्चे, जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा 90 का एंगल बनाए, तो अभी मैं एक कंडीशन को यहां हटा दूं, एक को आप एलिमिनेट कर दो, दूसरी को समझो बस, सिर्फ एक को। तो बेटा चंदा मामा इधर पानी को खींच रहे हैं और सूर्य देवता इधर खींच रहे हैं, चंदा मामा इधर खींच रहे हैं, सूर्य देवता इधर खींच रहे हैं। तो बच्चे ज्वार तो आएगा, ज्वार तो आएगा, लेकिन दोनों की दिशा एक ना होकर, यानी कि ऐसा मानो कि एक आदमी किसी चीज को इस दिशा में खींच रहा है, दूसरा आदमी इस दिशा में खींच रहा है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो यानी कि पानी ऊपर तो उठेगा लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा। जब ये दोनों एक ही दिशा से पानी को खींच रहे थे तो पानी ज्यादा ऊपर उठ रहा था। तो बात क्लियर है? ये कंडीशन कब बनती है, जैसे कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय स्प्रिंग टाइड आते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में खींचते हैं। तो इस समय कौन सी कंडीशन होती है, आपने 13 और 14 का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ये जो कंडीशन होती है, ये होती है बच्चे ऊपर वाली, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी में चांद यहां होता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को नेप टाइड देखने को मिलेगा। कृष्ण पक्ष की सातवीं, सप्तमी सुना होगा ना कभी, सप्तमी आ गई जी, अष्टमी आ गई, नवमी आ गई। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, और अष्टमी को नेप टाइड आएगा। साथ के साथ जब चंदा मामा यहां होंगे तो इधर को खींचेंगे, सूर्य इधर को खींचेगा, तब भी नेप टाइड आएगा। यह कंडीशन कौन सी होती है, इसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी में आपको कौन से टाइड देखने को मिलेंगे, नेप टाइड। नेप टाइड, नेप टाइड मतलब लघु ज्वार, जब पानी कम ऊपर उठे, और स्प्रिंग टाइड मतलब बच्चे उच्च ज्वार, जब पानी ज्यादा ऊपर उठ जाए। बात समझ में आ रही है? आ रही होगी बिल्कुल। ये शुल्क लिख गया ना, शुक्ल होगा बेटा, ये शुक्ल, शुक्ल मैंने शुल्क लिख दिया है, वो शुक्ल पक्ष की होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी। हाँ बेटा शुक्ल ही होता है, मैंने गलती से लिख दिया भाई, हो जाती है यार कई बार गलती, ठीक है ना। ठीक है, मुझे भी पता है वो शुल्क होता है, सॉरी शुक्ल होता है, शुल्क लिख गया है, मतलब आ जाता है ना कई बार। मैं पढ़ाऊं बच्चे विद्या मंदिर जो होते थे, तो वहां पर कहते हैं अपना शुल्क जमा कर दीजिए। फीस को फीस नहीं कहा जाता, शुल्क कहा जाता था। तो वही दिमाग में आ जाए, अच्छा फीस नहीं जमा हुई है, घर जाके बताना है पापा को, ओहो फीस रह गई अभी हमारी इस महीने की, तो उसे शुल्क कहा जाता था। आप पर इतना शुल्क फाइन लगा है, ठीक है ना,
जैसे फाइन, कोई काम बिगाड़ दो आप या फिर आप वो काम कर दो, स्कूल ना जाओ तो फाइन लेते ना, शुल्क दिया जाएगा, शुल्क बोलते थे, तो इस शुल्क याद आ गया, शुक्ल होता है वैसे, तो इस तरीके से समझिएगा। दोनों में लघुजार, हाँ बेटा ये लघुजार की कंडीशन है दोनों, वो जो दोनों थी आपकी वो स्प्रिंग टाइड की कंडीशन थी। तो ये आपकी मैंने 4 कंडीशन आपको बताई हैं कि इन 2 कंडीशन में जब 90 का एंगल बने पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, दोनों अलग अलग दिशाओं में पानी को खींचे तो नैप टाइड आता है, और बच्चे अगर दोनों एक ही दिशा में खींचे तो स्प्रिंग टाइड आता है। बस ये छोटी सी एक फिनोमिना है जो आपको समझना है और आप समझ गए होगे। अच्छा, 2 ज्वार के बीच अंतर कितना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 ज्वार, 2 टाइड्स के बीच कितने समय का अंतर होता है, 2 ज्वार के बीच का अंतर कितना होता है, बीच का अंतर, 2 ज्वार आने के बीच अंतर जो होता है बेटा वो कितना होता है, अंतर कितना होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है 2 ज्वार आने में। ठीक है ना भाई, ठीक है ना, 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है 2 ज्वार के बीच, 2 टाइड्स के बीच। एक टाइड आ गया, दूसरा टाइड जो आएगा उसी स्थान पे तो 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहां आते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहां देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं। ये आपके 15 से 18 मीटर तक ऊंचे होते हैं, इनकी ऊंचाई 15 से 18 मीटर तक, पानी ऊपर उठ जाता है। फंडी की खाड़ी कहां पड़ती है बच्चे, कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर पड़ती है फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है ना भाई, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कच्छ की खाड़ी में आता है, भारत के अंदर, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई लगभग आपकी 2 से 7 मीटर होती है, ये पूछेगा नहीं ऊंचाई कितनी होती है, 2 से 7 मीटर तक ये ऊंचा होता है। तो वर्ल्ड में सबसे ऊंचे फंडी की खाड़ी में कनाडा के अंदर आते हैं, सबसे ऊंचे आपके ज्वार देखने को मिलते हैं। बात क्लियर है? पल्लवी को कह रही है बहुत अच्छे से समझ में आया है, थैंक्स बेटा। हाँ आना चाहिए समझ में, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं समझ आनी जरूरी है। बात क्लियर है? एक मंथ में 2 पूर्णिमा आ जाए बेटा, तुम पूजा कुमारी तुम 8 पूर्णिमा भी बुला सकती हो गुड़िया, तुम जब बेटा कुछ भी कर सकती हो इस दुनिया में, तुम बेटा मतलब कुछ भी 6 पूर्णिमा बुला दो, तुम्हारे हाथ में है सारी चीजें। 1 महीने में 4 पूर्णिमा बुला दो, 6 अमावस्या बुला दो, तो ये घर की खेती है तुम्हारे की, कभी बुला लो कुछ भी। भाई कंडीशन ही एक बार बनती है पूर्णिमा की। अब चंद्रमा अपना चक्कर कोई ऐसा थोड़ी है ना फास्ट मार देगा जी, 27 दिन मारता है, उनको चंद्रमा सा कह दो बेटा भैया आपका चंद्रमा, यूं कह नहीं मामा मामा एक काम करो, यूं कह ना थोड़ा सा जल्दी चक्कर मारो, 3 दिन में चक्कर पूरा कर दो पृथ्वी का। अरे भाई थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लिया करो, जब मैंने बताया कि 27 दिन में पूरी करता है लगभग परिक्रमा अपनी, तो एक ही बार पहुंचेगा ना चक्कर मारने में। तो महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का, तो पूर्णिमा एक ही हो सकती है महीने में। मतलब अलग ही लेवल के लॉजिक लगाते हो भाई। बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल, वायुमंडल को कहते हैं मेरे दोस्त एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। देखो भाई हमारी जो पृथ्वी है ना इसके चारों ओर वायु ही वायु है, बहुत सारी वायु है। ये पृथ्वी है हमारी, आपने देखी है बहुत अच्छे तरीके से। तो पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और इन गैसेस के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, जलवाष्प वगैरह, वाटर वेपर भी आपका होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस पाई जाती हैं उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो मतलब बच्चे क्या होता है, ध्यान से समझना है कि वायुमंडल क्या है,
पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली गैसें, पाए जाने वाली जो गैस हैं बच्चे, उन्हें क्या कहता है? वायुमंडल कहते हैं। गैसों की एक लेयर पाई जाती है चारों तरफ, वायु ही वायु है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे यहां आपसे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में अगर मैं बात करूं तो एटमॉस्फेयर पृथ्वी के आसपास क्यों है, किसके कारण है, उड़ क्यों नहीं जाती जब पृथ्वी घूमती है? तो बच्चे पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसके कारण इस वायु को ये अपने साथ जकड़े हुए है, अपने साथ पकड़े हुए है। तो पृथ्वी पर चारों तरफ गैस पाई जाती हैं, वायुमंडल पाई जाती हैं। तो वायुमंडल का कारण क्या है? वायुमंडल क्यों पाया जाता है बेटा? तो वायुमंडल का कारण है, क्यों पृथ्वी से जुड़ा हुआ है वायुमंडल? कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का, हमारी अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके कारण वायुमंडल इसके चारों ओर फैला हुआ है। आप समझ में आ रही है ना? और देखो, जो वायु हमारी जो प्रेशर डालती है पृथ्वी पर, उसे कहते हैं वायु दाब। आपने सुना होगा वायु दाब के बारे में। तो वायु दाब कहते हैं, वायु दाब को बेटा बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर से मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु के दबाव को बैरोमीटर से मापते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है ना भाई? एक कह रहे हैं पुनीत कुमार, ये नहीं समझ में आ रहा, जब हनुमान जी ने सूर्य को सेब समझकर खा लिया था तब क्या हुआ होगा? भानु, कोई अस्पताल है बेटा आसपास में? मुझे अस्पताल में भर्ती कर दे। एलियन कैसे हैं? एलियन, अरे चचा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अभी 10 दिन बाद पेपर है, तुम्हें एलियन, हनुमान जी, राम जी, राक्षस, देवी देवता, ठीक है ना, दैत्य, मानव, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्हें दैत्य समझने हैं। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, उस समय क्या हुआ होगा? बेटा उस समय मैं नहीं था। आप समझ में आ रही है? यार ऐसे प्रश्न मत पूछा करो मुझसे भाई। धार्मिक प्रश्न, धार्मिक मान्यता क्या है वो एक अलग मुद्दा है, और आपकी ज्योग्राफी क्या कहती है वो एक अलग मुद्दा है। सूर्य जब निकल दिया बेटा मुझे नहीं पता, ना मैं उस समय था। हनुमान जी से मेरा कभी मिलन नहीं हुआ है। मैं हनुमान जी से कहूंगा कि भगवान जी अगर कभी मुझसे मिलो तो इस बात का जवाब मुझे जरूर दियो, मैं इस बच्चे को बता तो भी दूंगा। भाई सच में, मतलब मैं धन्य हो गया। आप में से 2-4% बालक तो ऐसे हैं, सच में उनका दिमाग ना बेटा कतई वैज्ञानिकों वाला है। ठीक है ना? तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके कारण वायु के प्रेशर को मापा जाता है, दबाव को मापा जाता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, ये बात थोड़ी सी देखनी है आपको। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं आपके। देखो भाई, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है? N2 यानी कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो है बच्चे 78%। 78% केवल अकेली गैस नाइट्रोजन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका ध्यान रखना है बच्चे, आपका नाइट्रोजन गैस है। दूसरा होता है बच्चे आपका, नंबर 2 पे बात करूं तो दूसरी आती है O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग बच्चे आपका 21%, आप कह सकते हो 20.8% है, लगभग 21% है दूसरे नंबर पे। इसके बाद नंबर 3 नंबर पर आती है बच्चे AR यानी कि आर्गन गैस। आर्गन तीसरे नंबर पर पाई जाती है और आर्गन का परसेंटेज है 0.9%, तीसरी सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है। इसके बाद में मिलती है बच्चे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर 4 पे लिखोगे आप CO2 का नाम, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है आपकी CO2, यानी कि जिसे आप ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। 0.03% मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में CO2। और नंबर 5वें पे नियोन मिलती है, नियोन।
Ne, नियोन, नियोन मिलती है और नियोन का परसेंटेज है 0.0018%, बहुत कम मिलती है। और इसके बाद जो गैस मिलती हैं वो बहुत ही ज्यादा कम मिलती हैं। तो आपसे 2-3 गैस स्टार्टिंग की पूछ ली जाती हैं कि कौन सी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना भाई। देखो मैं अगर बात करूं बेटा, ज्योग्राफी एक अपने आप में विशाल सब्जेक्ट है, विशाल समझ लो ना, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप अगर साल भर भी कंटिन्यूअस पढ़ो तब भी खत्म ना हो ऐसा, खूब ही पढ़ो जब भी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो बच्चे आप एक बात छोटी सी सोचो कि क्या मैं 1 महीने में पूरी ज्योग्राफी करा सकता हूं? नहीं करा सकता। हाँ, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो जरूर करा सकता हूं, जहां से आपके सिलेबस में क्वेश्चन बने हैं वो करा सकता हूं। तो आप उन चीजों को थोड़ा सा देखिएगा। बात क्लियर है? तो ये गैसें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उन्हें थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो हमारी जो पृथ्वी है बेटा, इसके चारों ओर जो वायु की परत पाई जाती है वो अलग अलग परत हैं, अलग अलग परत में हमने डिवाइड किया है। जैसे कि ये मानो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो परत पाई जाती है, सबसे पहली वाली परत, सबसे नजदीक वाली, इस परत को बोलते हैं बेटा ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद एक और परत पाई जाती है, ये हमने डिवाइड करी है, कोई ऐसा नहीं है कि पेंसिल लेकर किसी ने जो रेखा खींच दी है कि ये पहली परत है दूसरी परत है। ये वाली जो परत है दूसरी वाली, इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल के बाद एक तीसरी परत मिलती है बेटा, इस तीसरी परत को क्या कहते हैं? इस तीसरी परत को कहते हैं बच्चे मध्य मंडल, क्योंकि ये बीच में है। फिर एक इसके बाद परत मिलती है बच्चे, इसे कहा जाता है आयनोस्फेयर, आयन मंडल परत कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? आयन मंडल कहते हैं इसे, अगली वाली परत को। आयन मंडल के बाद भी एक परत मिलती है जिसे कहा जाता है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर कहा जाता है बेटा। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर, सबसे बाहरी परत जो है। तो 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना। तो यहां देखोगे हल्का सा छोटा सा मैंने बना दिया है, ये हमारी पृथ्वी है बीचों बीच में, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग लेयर्स हैं, 5 लेयर हैं। पहली लेयर का नाम ट्रोपोस्फेयर, दूसरी का नाम स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी का नाम मीसोस्फेयर, चौथी का नाम आयनोस्फेयर और 5वीं का नाम एक्सोस्फेयर। तो 5 परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चाय आ गई सर जी, अविनाश। हाँ बेटा, चाय नहीं और बताओ, यहाँ मलाई वाला दूध आया है, अभी कुछ नहीं आया है। कितनी आंखें तुम्हारी चाय की तरफ टिकी हुई हैं, पढ़ नहीं लो। तो बात क्लियर है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं, उसमें 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया है। तो ये 5 परत पाई जाती हैं। इन 5 परत के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है, वो आपको समझना है। अब देखो यहां समझो थोड़ा इस बच्चे, वो 5 परत में एक डायग्राम में आपके सामने बना रहा हूं, और यहां थोड़ा सा आपको समझना है मेरे साथ कि कौन कौन सी परत हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है भाई, एक तरफ पृथ्वी के पोल्स बना लोगे, ध्रुव होते हैं ना, ध्रुव, ध्रुव ऊंचे होते हैं। तो यहां एक साइड लिख लोगे ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, ठीक है ना। और एक साइड लिख लोगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आप जानते ही हो, इक्वेटर को कहा जाता है, इक्वेटर, इक्वेटर को कहा जाता है। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा। अब यहां मैं एक चीज बना रहा हूं, वो ध्यान से समझना है। पृथ्वी के ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर जाने पर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो वायुमंडल की परत मिलती है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। यह पृथ्वी की सतह है बेटा, यह सतह है पृथ्वी की। तो पृथ्वी की सतह से ऐसा मानो ध्रुवों के ऊपर अगर आप 8 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो और आप बच्चे अगर विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो, तो जो एटमॉस्फेयर की जो परत मिलती है, पहली वाली परत, उसे क्या कहा जाता है? उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अंग्रेजी में भी जरूर लिखें, ऑप्शन अंग्रेजी में ही देता है।
ट्रोपोस्फेयर को बच्चे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं ट्रोपोस्फेयर को। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? तो ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के अंदर बेटा बादल घूमते रहते हैं, बादल हैं, यहां बच्चे पेड़ पौधे हैं, यहां चिंकू है, ये चिंकू है, ये चिंकू की मम्मी है, ये चिंकू के अब्बा हैं बेटा, इधर घूम रहे हैं चिंकू के अब्बा, ठीक है ना भाई, अब्बा हैं चिंकू के। तो बेटा ये क्षोभ मंडल है। तो हम कहां रहते हैं? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। बादल वादल कहां घूमते हैं, ज्वालामुखी कहां फटते हैं, सारी चीजें यही होती हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर, क्षोभ मंडल के अंदर। तो बेटा क्षोभ मंडल की एक विशेषता और है, जब क्षोभ मंडल में हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान बच्चे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां समझना है पहला बेटे, ट्रोपोस्फेयर की बात करूं मैं, क्षोभ मंडल के बारे में खास बात क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है, नीचे की, जो पृथ्वी के सबसे पास में है, सबसे निचली परत है, ठीक है ना, लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे निचली परत, ठीक है ना भाई, सबसे नीचे की परत है। दूसरी बात, जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, सीजनल डिजास्टर, मौसमी घटना, तो मौसमी घटनाएं कहां घटित होती हैं? मौसमी घटनाओं का घटित, ठीक है ना, घटना, मौसमी घटनाओं का होना, बादल आना, ज्वालामुखी फटना, हम कहां रहते हैं? यहीं रहते हैं। इसकी एक खास बात और है ट्रोपोस्फेयर की, 165 मीटर की हाइट पर जाने पर, ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया है, मतलब कम हो रहा है। तो 165 मीटर, और लिख लेना, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर तापमान में 1 डिग्री की कमी आती है, ठीक है ना भाई। सर चीकू बादल पर है। बेटा चीकू बड़ा हो गया, बादल नीचे आ गए हैं, क्या दिक्कत आ गई है उसमें? चीकू पे पूरा फोकस है तुम्हारा। आगे बात करूं बच्चे आपसे, दूसरी जो परत होती है वायुमंडल की, पहली परत के बाद जो दूसरी परत होती है बच्चे, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई? 50 किलोमीटर की ऊंचाई, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इस परत के अंदर बच्चे, यहीं पर, इस परत के अंदर ही ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत। यहां ओजोन परत है जो अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करती है, यह है ओजोन परत। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत के अंदर देखने को मिलती है? तो ओजोन परत 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कौन सी परत है? तो भैया ध्यान रखना है, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहा जाता है। इसमें तापमान समान रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल भी कहते हैं। अब मैं इसके बारे में अगर आपको कुछ खास बात बताऊं बच्चे, तो समताप मंडल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? एक तो बेटा आपकी ओजोन परत मिलेगी, ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन परत कहां मिलती है? समताप मंडल में, ठीक है ना भाई। साथ के साथ बच्चे, जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ान इसी में भरते हैं बच्चे, यानी कि किसके अंदर? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? भैया ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे क्षोभ मंडल में बादल बादल होते हैं, तो कई बार प्लेन क्रैश होने की संभावना बन जाती है, इसलिए एरोप्लेन वगैरह सभी यहां समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं, उत्कर्ष कह रहे हैं, ओजोन परत में कितने छेद हैं?
बेटा ओजोन परत कोई ऐसा ना है कि पन्नी है जाके उसमें पेंसिल चुबा दी छेद हो गया। ओजोन परत में छेद होने का मतलब है कि ओजोन गैस की जो परत है वो पतली हो गई है। ऐसा नहीं है कि पेंसिल घुसा दी किसी ने जाकर छेद कर दिया उसमें। तो ओजोन परत की जो लेयर है अंटार्कटिका पर उसमें छेद देखा गया है। सीएफसी गैस के कारण ओजोन परत की जो परत है वो पतली हो गई है। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन से कम हो जाती है तो उसे ओजोन छिद्र कहते हैं, छेद नहीं होता है कोई बेटा। ठीक है ना भाई। ज्वार भाटा से क्या फायदा है बेटा? ज्वार भाटा न्यार लाते हैं, खेत पे जाते हैं हमारे पे। बेटा ज्वार भाटा से आजकल हम टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये फायदा है। ये एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है ज्वार भाटा आना। ये ऐसा नहीं है कि हम बुला रहे हैं या हमारे कहने से रोक देगा। अब आप कहोगे पृथ्वी घूम रही है जी, क्या फायदा है? बहुत फायदे हैं अलग अलग चीजों के। हम रोक सकते हैं कि पृथ्वी घूमना? नहीं रोक सकते। ऐसे ही ज्वार भाटा आएंगे, ज्वार आता है, पानी ऊपर उठता है, हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं और जब वो पानी निकलता है तो बच्चे बिजली बन जाती है उससे। तो ज्वार भाटा से हम टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। तो ओजोन परत कहां मिलती है? समताप मंडल में। हवाई जहाज कहां उड़ते हैं बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ये सारा काम बच्चे यही करते हैं। ओजोन परत को बच्चे क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच। ठीक है ना भाई। ओजोन परत को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे ये यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक होती हैं उन्हें रोकती है पृथ्वी पर आने से। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें ऑब्जर्व कर लेती है, रोक लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है, छिद्र, वो सबसे पहले कहां हुआ है? साउथ पोल पर देखा गया है। साउथ पोल मतलब बच्चे दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया है, दक्षिणी ध्रुव पर। और ओजोन परत में छेद होने का मतलब यह नहीं है कि पेंसिल से छेद किया है, मतलब ओजोन परत की मोटाई घट गई है, कम हो गई है। और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, सीएफसी गैस नुकसान पहुंचाती है। तो यहां तक सभी बातें समझ में आई होंगी, आपने सारी चीजें लिख भी ली होंगी। ठीक है ना भाई। तो यहां रफ कर दूं, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। तो दो चीजें हमने पढ़ी, ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया, क्षोभ मंडल पढ़ लिया हमने, और एक समताप मंडल पढ़ लिया। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बाद जो तीसरी परत होती है बच्चे, उसे कहते हैं हम आपका कौन सा मंडल? मध्य मंडल। बीच में है, तीसरे नंबर की है। तो तीसरी परत जो है बच्चे, तीसरी परत है ये रही। इस परत का नाम क्या है? इस परत का नाम है बच्चे मीसोस्फेयर। और ये कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलती है इसके ऊपर। 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर ये मिलेगी। इसका नाम क्या है? मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, मध्य मंडल। ठीक है भाई, मध्य मंडल। अब अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे मीसोस्फेयर मध्य मंडल की, तो एक तो बीच वाली परत है, बीच वाली। साथ के साथ ये एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी परत है। तो इन पांच की पांच परत में सबसे ज्यादा ठंड कहां लगेगी? ऊपर जाके यहां। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडी परत, यहीं लिख देना, सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बीच की परत है, बीच में है, आपको ये बात भी पता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद होगा थोड़ा सा आपको, कि जब आसमान से उल्का पिंड आता है तो मध्य मंडल में आके घर्षण के कारण उस उल्का पिंड में आग लग जाती है। ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब सबसे कोल्डेस्ट लेयर, एक कह रहे हैं सबसे 80 किलोमीटर ऊपर कैसे जाएंगे? अरे बेटा आपको जाना नहीं है, फिर परत पढ़नी है, आपको मैं भेज थोड़ी रहा हूं वहां। चलो, तो बच्चे मीसोस्फीयर की बात करूं, मध्यमंडल की, तो ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, कोल्डेस्ट लेयर है।
बीच की परत है, बीच में है। और साथ के साथ बच्चे जो आपके उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं, उल्का पिंड में कहां आग लगती है? उल्का पिंड जलने लगते हैं, फ्रैक्शन के कारण जलने लगते हैं। एग्जाम में पूछता है उल्का पिंड में कहां आग लगती है? मीसोस्फेयर में, मध्यमंडल में लगती है भैया आग। तो ये खास बात है किसके बारे में? मीसोस्फेयर के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है जो पृथ्वी को हानिकारक यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। और बच्चे नीचे आपको पता है ट्रोपोस्फेयर था ही हमारा। तो हमने कितनी परत पढ़ ली? 3 परत पढ़ ली है, और बिल्कुल पढ़ ली है बेटा, 3 परत का काम खत्म हो गया है। उल्का पिंड, इसमें फ्रैक्शन के कारण उनमें आग लग जाती है, जलने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भाई? अब देखो बात करूं मैं आगे आपसे, अगली जो परत है हमारी वो लगभग आपकी 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये जो परत है ये कितनी ऊंचाई तक मिलती है बच्चे? 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो पृथ्वी पर 80 किलोमीटर के बाद जो 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, इसमें जो परत मिलती है इसे कहा जाता है थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर, आयन मंडल कहते हैं बेटा इसे, आयन मंडल। कमंडल पमंडल मत लिख देना कुछ, आयन मंडल है, सीधा सीधा ध्यान से समझो। ये है आयन मंडल। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, ये जो आयन मंडल जो परत होती है, आयनोस्फेयर जो होता है, या जिसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं, इसकी क्या क्या खास बात है? एक तो बेटा ये वायुमंडल की सबसे हॉटेस्ट लेयर है, सबसे गर्म परत है, सबसे गर्म परत, हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे गर्म परत है वायुमंडल की, सबसे ज्यादा गर्मी यही मिलती है। और क्या खास बात है बच्चे? जो पृथ्वी की जानकारी देते हैं ना बेटा, सैटेलाइट से आपने घूमते हुए देखे होंगे, ऐसे इसमें दोनों साइड से आपसे एक छतरी सी लगी रहती है, पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं, टीवी पर देखे होंगे, जिन्हें कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, संचार उपग्रह। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहां लॉन्च किए जाते हैं? पृथ्वी की जानकारी देने वाले उपग्रह, जिनके कारण से आपका फोन में नेट वेट चलता है, वो सभी यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है ना? तो यहीं पर आपके संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह कहां स्थापित किए जाते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिनसे पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है, हम बात कर पाते हैं, नेट चला पाते हैं, यहीं स्थापित किए जाते हैं। साथ के साथ आप बच्चे जब फोन पे बात करते हो तो आपने, यानी कि बच्चे ये कौन था हमारा, नाम भूल गए हम इसे, चीकू, चीकू के पापा, चीकू के पापा का अफेयर हो गया बेटा, कहीं रात बिरात में फोन करते हैं ये, तो चीकू के पापा के फोन से रेडियो वेव्स जाती हैं, कहां? आयन मंडल, यहां से परावर्तित होकर वो चीकू की मम्मी के पास पहुंचती हैं। ठीक है ना भाई? चीकू के पापा उधर से बोलते हैं, चीकू की मम्मी इधर से बोलती हैं, तो ये बातचीत कर पा रहे हैं। ये किसके थ्रू बातचीत हो रही है? रेडियो वेव्स के थ्रू। तो रेडियो वेव्स आसमान में जाती हैं, फिर लौट के चीकू की मम्मी के पास आती हैं। तो बेटा ये कैसे हो पाता है? यानी कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, रेडियो तरंगे रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर रेडियो वेव्स किस लेयर से वापस आती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, कि चीकू के पापा की जो रेडियो वेव्स जा रही हैं, जो उनका फोन भेज रहा है, वो आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर ही चीकू की मम्मी के पास तक पहुंच रही हैं। ठीक है ना भाई? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, यहां पर एक पॉइंट जो मैं और लिख रहा हूं आपका, रेडियो तरंगे कहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर वापस आती हैं। वापस कहां? पृथ्वी पर। कहां से आती हैं? आयन मंडल से। तो रेडियो वेव्स कहां से रिफ्लेक्ट होती हैं? आयनोस्फीयर से। एक चीज मैं और बता दूं जो आपको शायद ना पता हो, आपने कई बार सुनी होगी कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की यात्रा करके आई थी। आपने सुनी होगी कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष में यात्रा की थी। तो बहुत सारे स्पेस ट्रैवलर हैं, राकेश शर्मा है भारत के, और विश्व के तो दुनिया भर के हैं।
तो स्पेस में जाना किसे कहते हैं? क्या आप अपने छत पे चढ़ गए हो तो मतलब आप स्पेस में घूम आए हो? तो बेटा नहीं। अंतरिक्ष क्या है फिर? बेटा अंतरिक्ष माना जाता है कि पृथ्वी की सतह से अगर आप 100 किलोमीटर के ऊपर चले गए हो, यानी कि पृथ्वी की सतह यहां है, यहां से अगर बेटा 80 किलोमीटर से आप वापस आ गए तो आप अंतरिक्ष में घूम के नहीं आए हो। लेकिन बच्चे अगर आप 100 किलोमीटर के ऊपर जाके और नीचे आ गए तो आपको स्पेस ट्रेवलर का दर्जा दिया जाएगा, अंतरिक्ष यात्री कहेंगे। यानी कि 100 किलोमीटर एक ऊपर एक लाइन मानते हैं जिसे हम कारमन रेखा कहते हैं, कारमन लाइन। तो कारमन लाइन को ही बच्चे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष रेखा। अंतरिक्ष रेखा, अंतरिक्ष रेखा भी किस मंडल में होगी बेटा? यानी कि थर्मोस्फेयर के अंदर, यानी कि आयनोस्फेयर के अंदर। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से किसी रॉकेट के माध्यम से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके वापस दोबारा पृथ्वी पर आता है तो उसे हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है कि कारमन रेखा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कारमन रेखा बच्चे, कारमन लाइन जिसे कहते हैं, वो 100 किलोमीटर ऊपर स्थित है। और कारमन लाइन का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर 100 किलोमीटर ऊपर जाके नीचे आया है तो वह अंतरिक्ष की यात्रा, कई सारे स्पेस एक्स है एलोन मस्क की, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं प्राइवेट जो स्पेस यात्रा कराती हैं, करोड़ों रुपए ले लेती हैं आपसे, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए लेके जाएंगे आपको रॉकेट के माध्यम से, फिर यहीं आ जाओगे आप पृथ्वी पर। ठीक है ना? तो ये आपका क्या होता है? स्पेस ट्रेवलिंग का मामला है। तो कारमन रेखा को अगर आप पार करते हो, यानी कि 100 किलोमीटर ऊपर जाके आते हो अंतरिक्ष में, तो उसे अंतरिक्ष। ऐसा नहीं कि शाम को तुम छत पे चढ़े 2 घंटे छत पे, गुरुजी मैं तो आज अंतरिक्ष में गया। हा, तो बेटा अंतरिक्ष कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पे माना जाता है? तो आपका आंसर आएगा, अब देखो ये जो लास्ट वाली जो आपकी लेयर है एटमॉस्फेयर की, अंतिम वाली, ये लगभग आपकी 100 किलोमीटर की ऊंचाई, सॉरी 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। यहां वायु बिल्कुल खत्म हो जाती है इधर पहुंचते पहुंचते। ठीक है ना? 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं, एक्सोस्फेयर। इसे हम बाह्य मंडल भी कहते हैं, बाह्य मंडल। जो बाहर वाली परत है वायुमंडल की वो बाह्य मंडल है, एक्सोस्फेयर है। ठीक है ना भाई? तो ये सबसे अंतिम परत है, यहां सबसे कम वायु देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा वायु कहां होगी? सबसे नीचे क्षोभ मंडल में। तो ये बाहरी परत है, बाहरी परत। आशा करता हूं कि क्लास आज की आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीजें आपने समझी कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन मंडल है, यानी कि ओजोन मंडल भी कहते हैं इसे क्योंकि ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करती है। हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं क्योंकि यहां तो बादल बादल आ जाते हैं, दिक्कत हो जाती है पायलट्स को। इधर मीसोस्फेयर सबसे ठंडी परत है और मीसोस्फेयर में आके ही उल्का पिंडों में आग लग जाती है। ठीक है ना? फिर उसके ऊपर है आपका आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर को आयन मंडल कहते हैं। रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। सैटेलाइट यहीं लॉन्च करके लगाई जाती हैं पृथ्वी को जानकारी देने वाली। सबसे गर्म परत है आयन मंडल। और आयन मंडल में बच्चे करमन रेखा पाई जाती है। करमन रेखा को अंतरिक्ष रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर कोई आदमी अगर जाता है तो उसे अंतरिक्ष यात्रा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना भाई? तो जितनी चीजें मुझे लगता है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं मैं इसमें, नो डाउट, लेकिन अब जो मुझे कराना बाकी है वो विश्व की चीजें रह गई हैं थोड़ी बहुत, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। घास के मैदान हो गए, पर्वत हो गए, मरुस्थल हो गए, तो वो मैं उतने करवाऊंगा जितने एग्जाम के लिए जरूरी है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। ठीक है ना? तो मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास लगभग हमारी 1.5 घंटे वही चलने वाली है, और फिर 1.5 घंटे की एक और क्लास फिर आ जाएगा बच्चे, ज्योग्राफी का खात्मा कर देंगे। ठीक है ना भाई? एक क्या कह रहे हैं, ओजोन परत मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, संजय वर्मा। भाई देखो यार बहुत सारे बच्चे हैं, एक तो समय कम है, अगर मैं कमेंट ही देखने लग जाऊंगा तो आप बताओ मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? तो थोड़ा सा चीजों को समझना है। चलो भाई, चीकू के पापा के पास कौन सा फोन है? बेटा अभी पता करूंगा, मैं चीकू के पापा को पकड़ूंगा आज। ठीक है बच्चे, चलो।